वैसे तो आज भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां राजतंत्र यानी मोनार्की कायम है, जहां राजा, रानी और शाही परिवारों का प्रभाव अब भी बरकरार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती महल कहाँ है, तो शायद ज्यादातर लोग ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस या सऊदी शाही महलों का नाम लेंगे। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे आलीशान महल न ब्रिटेन में है न अरब में, बल्कि एशिया के एक छोटे से देश ब्रुनेई में है। जी हाँ, वही ब्रुनेई जो नक्शे पर छोटा दिखता है लेकिन दौलत के मामले में कई महाशक्तियों को टक्कर देता है। और इस रहस्यमयी सल्तनत के शासक हैं सुल्तान हसनल बोल्किया, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि उनके महल में दरवाजों से लेकर दीवारों तक, कुर्सियों से लेकर झूमरों तक और यहाँ तक कि कुछ निजी वस्तुओं पर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बेहिसाब दौलत की नहीं है, ये उस सल्तनत की कहानी है जहाँ सुल्तान की मर्जी ही कानून माना जाता है, जहाँ शाही वैभव के पीछे सत्ता, रहस्य और नियंत्रण की एक अलग ही दुनिया छिपी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इतना छोटा सा देश इतना अविश्वसनीय रूप से अमीर बना कैसे? कैसे एक सुल्तान ने ऐसी दौलत और ताकत हासिल की जिसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है? और उस चमकते सोने के पीछे कौन से ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? यकीन मानिए, ये कहानी जितनी शाही है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं ब्रुनेई, उसके सुल्तान और उस साम्राज्य की कहानी जो बाहर से स्वर्ग दिखता है मगर भीतर कई अनकहे रहस्य समेटे हुए हैं। ब्रुनेई की बात की जाए तो ये एशिया की एक छोटी सी कंट्री है। भले ही ये छोटी हो मगर नेचर इस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तभी तो नेचर ने इसे नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल देश बनाया है। यहाँ पर हसनल बोल्किया शासन करते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो रॉयल्टी और ताकत का जीता जागता एग्जाम्पल हैं। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये आज से नहीं बल्कि 1967 से गद्दी पर हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्वीन एलिजाबेथ II की मौत के बाद ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मौजूदा सम्राट बन चुके हैं। और केवल लंबे समय से शासन करने के मामले में ही नहीं, दौलत के मामले में भी ये बेहद आगे हैं। इनके पास इतनी संपत्ति है जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। इंटरनेशनल सोर्सेज के मुताबिक हसनल बोल्किया की पर्सनल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये तो सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि उनकी असल संपत्ति यानी एक्चुअल वेल्थ कितनी है इसका सटीक आंकड़ा आज तक किसी के पास नहीं है। और यही बात उनके साम्राज्य को और भी रहस्यमय बना देती है। इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और शानो शौकत को देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? दरअसल इनकी इस लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे ब्रुनेई के तेल और गैस के भंडार हैं। ये केवल गैस और तेल के भंडार नहीं, बल्कि ऐसा खजाना है जिसने इन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि तेल और गैस दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर बैरल तेल और हर क्यूबिक मीटर गैस सुल्तान की दौलत को और बढ़ाता जाता है। वैसे ये एक ऐसे सुल्तान हैं जो अपनी दौलत को छुपाते नहीं हैं, बल्कि खुलेआम उसका शो ऑफ करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन है, जिसमें 7,000 गाड़ियां हैं। जी हाँ, 7,000 गाड़ियां। और ये भी कोई साधारण गाड़ियां नहीं हैं। इस कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयस, 450 फेरारी और 3,880 बेंटले शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी हैं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे महंगी कार के रूप में दर्ज किया गया है। अगर इस कार कलेक्शन की कीमत की बात करें तो ये लगभग $5 बिलियन के करीब मानी जाती है। लेकिन सिर्फ कार ही नहीं, सुल्तान को हवाई जहाज का भी शौक है। अगर इनके आसमानी कलेक्शन की बात करें तो इनके प्राइवेट जेट्स किसी से कम नहीं हैं। इनके पास एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747-400 तक है, जिसकी कीमत लगभग $400 मिलियन है। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ महल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल शैंडलियर्स, गोल्ड वॉश बेसिन और लग्जरी इंटीरियर है, जिस पर अलग से $120 मिलियन खर्च किए गए हैं। और ये सुल्तान का केवल कंफर्ट ट्रैवल नहीं, बल्कि ताकत और पैसा दिखाने का एक तरीका है।
ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि वो कितनी आलीशान लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्तान केवल अपनी ही चीज़ों पर खर्च करता है। सुल्तान ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में एक प्राइवेट जेट दिया था जिसकी कीमत बेहद ज़्यादा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर सुल्तान के एयर ट्रैवल की बात की जाए तो उनके पास 17 एयरप्लेन हैं जो उनका प्राइवेट कलेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जहाज़ में सोने का इस्तेमाल किया गया है, इन्होंने अपने हर एक जहाज़ में सोने का भरपूर यूज़ किया है। इसी वजह से ब्रुनेई के सुल्तान ज़मीन ही नहीं आसमान के भी शहंशाह कहलाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, सुल्तान की शख्सियत के और भी कई दिलचस्प पहलू हैं। यकीन मानिए, वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से प्रशिक्षित हैं और एक सर्टिफाइड पायलट भी हैं। उनके शौक भी उतने ही निराले हैं, तभी तो वो अपने पसंदीदा बार्बर को लंदन से बुलाते हैं और सिर्फ एक हेयर कट पर $21,000 तक खर्च कर देते हैं। इससे उनके आलिशान और असाधारण लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है। सुल्तान कला के भी बड़े शौकीन हैं। उन्होंने मशहूर फ्रांसीसी चित्रकार पॉल गाउगुइन की एक पेंटिंग करीब $7 करोड़ में खरीदी थी। खर्च करने के मामले में भी उनका हाथ बेहद खुला रहा है। इनफैक्ट 1996 में अपने 50वें जन्मदिन समारोह पर उन्होंने लगभग $3 करोड़ खर्च किए थे। माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, जिन्हें करीब $1.7 करोड़ दिए गए थे। ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि शाही वैभव का प्रदर्शन था। सुल्तान की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पूरे देश में 2 हफ्तों तक जश्न मनाया गया। एक विशाल स्टेडियम बनवाया गया और दुनिया भर से 60,000 से ज्यादा विशेष मेहमान इस समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ आने वाले सभी गेस्ट को रियल गोल्ड मेडल दिए गए थे। अगर उनके महल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत महल है, जिसे फिलीपींस के आर्किटेक्ट लियोनार्डो लोकेसिन ने डिजाइन किया था। अगर बात की जाए इसके इंटीरियर डिजाइनिंग की तो इसे क्वांटम जंप द्वारा डिजाइन करवाया गया था। ये वही इंटीरियर डिजाइनर हैं जिन्होंने दुबई के बुर्ज अल अरब होटल को डिजाइन किया था। इस महल को 1980 के दशक में बनाया गया और 1984 तक इसकी कंस्ट्रक्शन पर लगभग $1.5 अरब का खर्च आया था। ये उतना ही पैसा है जितने में एक बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो सकता है। इस महल को इस्ताना नुरुल इमान कहा जाता है। ये इतना बड़ा है कि पेरिस के पैलेस ऑफ वर्सॉय से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें 1788 कमरे, 257 बाथरूम, 5000 मेहमानों के लिए बैंक्वेट हॉल, एक मस्जिद, 110 गाड़ियों के लिए गैराज, 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन्ड अस्तबल और 55 स्विमिंग पूल हैं। लेकिन इसको सबसे खास बनाता है इसका डोम, जो 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। वैसे तो महल का हर कोना ही शानो शौकत की दास्तान सुनाता है, मगर इसका डोम इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस पूरे महल में सोने और मार्बल के बने दरवाजे और दीवारों पर नक्काशी की गई है। इनफैक्ट इसमें 550 से भी ज्यादा झूमर और 18 एलिवेटर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान का महल एक छोटा सा शहर है। इसमें 17 फ्लोर बने हुए हैं और अगर इसके फ्लोर एरिया की बात की जाए तो ये लगभग 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े महल में सुल्तान और उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। तो इसके लिए सुल्तान ने महल में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स का इंतजाम किया हुआ है। वैसे हम आपको बता दें कि ये केवल सुल्तान का रहने का ठिकाना ही नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ब्रुनेई की गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर भी है। यही वो जगह है जहां से ब्रुनेई के सभी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सुल्तान की बात की जाए तो हसन बोलकिया केवल अमीर बादशाह ही नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यही नहीं, वो फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री भी संभालते हैं और लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं। अगर उनके सबसे अहम फैसलों की बात करें तो 2004 में उन्होंने एक संवैधानिक संशोधन कराया जिसने उनकी शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद सत्ता पर उनकी पकड़ पहले से कहीं मजबूत हो गई। चाहे सरकारी फैसले हों या निजी अधिकार, अंतिम निर्णय उन्हीं का माना जाता है। वैसे ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ब्रुनेई एक उदार या लिबरल देश होगा, मगर हकीकत इससे अलग है। 2019 में सुल्तान ने देश में इस्लामी कानून यानी शरिया लॉ को पूरी तरह लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा।
अगर शरिया कानून की बात की जाए तो इसे बेहद सख्त माना जाता है। इसमें सजाएं बहुत कठोर दी जाती हैं। इनफैक्ट व्यभिचार यानी अडल्ट्री और समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी करने वालों को पत्थर मार मार कर मौत की सजा दी जाती है। चोरी करने वाले का हाथ सबके सामने काट दिया जाता है। ये एक ऐसा कानून है जिसे दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लंदन और पेरिस में सुल्तान के होटल्स के बाहर प्रोटेस्ट भी हुए। यही नहीं, ब्रुनेई में अल्कोहल और पोर्नोग्राफी पर भी सख्त पाबंदी है। अगर आप यहाँ पर तंबाकू पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है, क्योंकि यहाँ तंबाकू भी गैर कानूनी है। अगर बात की जाए फतवे की, तो यहाँ फतवे केवल सरकारी मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके फतवे का मजाक उड़ाता है तो ये एक सजा योग्य अपराध है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। यहाँ के मुफ्ती किसी को भी सजा दे सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहाँ जुम्मे की नमाज में देश के सभी मर्दों का शामिल होना अनिवार्य है। यहाँ औरतें केवल वही कपड़े पहन सकती हैं जिनसे उनका शरीर पूरी तरह ढका रहे। इस देश में सरकार और सुल्तान को बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त है, मगर इन शक्तियों के बावजूद कुछ चीजें यहाँ बिल्कुल मुफ्त हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर मेडिकल। यही नहीं, यहाँ किसी तरह का इनकम टैक्स भी नहीं लगाया जाता। शायद यही वजह है कि यहाँ के बहुत सारे लोग सुल्तान से बेहद प्यार करते हैं। उनका मानना है कि भले ही कानून कठिन हैं, लेकिन इन्हीं कानूनों ने देश को सुरक्षित रखा है और यहाँ की क्राइम रेट बेहद कम कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई सुल्तान और उनके फैसलों का सम्मान करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये देश बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वो थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं और इस थोड़ी सी आज़ादी के लिए वो मलेशिया चले जाते हैं। मलेशिया के बारे में तो आप जानते हैं, वहाँ के शहरों में अल्कोहल और आज़ाद माहौल है। वैसे अगर सुल्तान की बात की जाए तो उनकी शख्सियत हमेशा विवादों से भी घिरी रही है। वर्षों से उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक समय उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाई प्रिंस जाफरी के साथ निजी पार्टीज में विवादित गतिविधियों में हिस्सा लिया था। यही नहीं, 1997 में पूर्व मिस यूएसए प्रतिभागी शेनन मार्केटिक ने सुल्तान और उनके भाई के खिलाफ केस भी दायर किया था। उनका आरोप था कि उन्हें बहलाकर बुलाया गया और अनुचित परिस्थितियों में धकेला गया। हालांकि अदालत में सॉवरेन इम्यूनिटी यानी शासकीय विशेष संरक्षण के आधार पर सुल्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया गया। इस घटना ने एक बात जरूर दिखा दी, उनके पास सिर्फ आपार दौलत ही नहीं बल्कि असाधारण राजनीतिक और कानूनी ताकत भी है। इसके अलावा 1990 के दशक में एक बड़ा वित्तीय विवाद भी सामने आया, जिसे अक्सर अमेंडेंट क्राइसिस या प्रिंस जाफरी स्कैंडल के संदर्भ में याद किया जाता है। इसमें सुल्तान के छोटे भाई जाफरी बोल्किया पर आरोप लगा कि अरबों डॉलर की संपत्ति और फंड का दुरुपयोग हुआ। कहा गया कि इस दौलत का इस्तेमाल लग्जरी यॉट, प्राइवेट जेट और हजारों महंगी गाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहाने में किया गया। यही वजह थी कि उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा और ब्रुनेई की शाही फैमिली के भीतर भी तनाव पैदा हो गया। हालात ऐसे बने कि आखिरकार सुल्तान ने अपने भाई से नियंत्रण छीन लिया और उन्हें सत्ता के केंद्र से दूर कर दिया। ये घटना एक तरफ बेशुमार लग्जरी की कहानी सुनाती है तो दूसरी तरफ शाही सत्ता के भीतर छिपे संघर्षों को भी उजागर करती है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रुनेई के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ब्रुनेई के नाम की बात करें तो ब्रुनेई शब्द मलय भाषा की जड़ों से निकला माना जाता है। वहीं इसका आधिकारिक नाम है ब्रुनेई दारुस्सलाम या नेगारा ब्रुनेई दारुस्सलाम, जहां नेगारा का अर्थ है देश और दारुस्सलाम का मतलब है शांति का घर। ब्रुनेई से निकलने वाला ऑयल और प्राकृतिक गैस देश की लगभग 90% अर्थव्यवस्था को चलाता है। इनफैक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑयल की रणनीतिक अहमियत की वजह से जापान ने 1941 में ब्रुनेई पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में ब्रिटिश बलों ने इसे जापान से आज़ाद करवाया। 2013 में ब्रुनेई ने बीहेडिंग यानी सिर काटने जैसी सजाओं को अपने दंड संहिता में शामिल किया था। ये इस्लामी शरीयत कानून के तहत हुआ था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ। अगर ब्रुनेई की बात की जाए तो ये सिर्फ तेल संपदा और शाही वैभव के लिए ही नहीं बल्कि अपने उच्च जीवन स्तर और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एजुकेशन पर बेहद जोर दिया जाता है और शिक्षा प्रणाली को क्षेत्र की बेहतर व्यवस्थाओं में गिना जाता है।
अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ ब्रुनेई डॉलर चलता है, जिसकी एक खास बात यह है कि इसे सिंगापुर में भी 1:1 रेट पर स्वीकार किया जाता है, जो बेहद कम देशों के बीच देखने को मिलता है। और अगर संस्कृति की बात करें तो यहाँ कैंपोंग एयर नाम की ऐतिहासिक जल बसाहट है, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पानी के ऊपर बसी ये पारंपरिक बस्ती सदियों पुराने इतिहास, संस्कृति और ब्रुनेई की पहचान को जीवित रखे हुए हैं। दोस्तों, तो ये थी कहानी ब्रुनेई की, एक ऐसा देश जहां आपार दौलत, सख्त शासन, रहस्यमय शाही जीवन और समृद्ध संस्कृति सब एक साथ दिखाई देते हैं। अब आप बताइए, ब्रुनेई के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।